चलिए, आप सभी का माय वैदिक्स में स्वागत है। आज 10 जून है। गए बार पार्ट 1 में डायबिटीज क्या है ये समझाया था। आज हम थोड़ा सा रिवीजन करके थोड़ा सा आगे जाएंगे। हम ये देखेंगे कि डायबिटीज क्यों होता है और डायबिटीज क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और ओवरऑल देखा जाए डायबिटीज क्या है और डायबिटीज क्यों होती है, ये हम देखेंगे। आज 10 जून है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि इंडिया के अंदर ओवरऑल 10 करोड़ से ज्यादा ऑलरेडी मरीज है और 13.5 करोड़ लोग प्री डायबिटीज है। यानी कि इंडिया का 20% पॉपुलेशन, उसमें 10% डायबिटीज के मरीज हो चुके हैं और बाकी करीब करीब 10 करोड़ हो चुके हैं। बाकी करीब करीब 13.5 करोड़ प्री डायबिटीज है। इसका मतलब ये होता है कि इंडियन पॉपुलेशन का 15 से 17% पॉपुलेशन इस समस्या से पीड़ित है। यानी कि डायबिटीज एक बहुत बड़ा ग्रुप है और हम अच्छी तरह से अगर डायबिटीज पे फोकस करें तो हम अपने प्रोडक्ट को लेकर बहुत अच्छी तरह डायबिटीज के साथ काम कर सकते हैं, डायबिटीज के मरीज को हेल्प कर सकते हैं। इसलिए डायबिटीज क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। डायबिटीज किस तरह हमारे शरीर पे असर करता है, तो बहुत कॉमनली देखा गया है कि इसका मेन प्रभाव हार्ट और आंखों पे पड़ता है। वैसे तो शरीर के बहुत सारे अंगों पे पड़ता है, हम देखेंगे, लेकिन ये जरूर ध्यान रखिए कि अगर डायबिटीज है तो हार्ट और आंखों की समस्या बहुत कॉमनली पाई जाती है। अब एक शरीर को स्वस्थ रहने के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन यानी कि अच्छे खुराक की आवश्यकता है। जैसा अन्न वैसा तन, ये कहावत है। और जैसा अन्न वैसा मन। सात्विक भोजन लेंगे तो आदमी का शरीर स्वस्थ रहेगा, सात्विक भोजन रहेंगे तो मन भी स्वस्थ रहेगा। आप दो फोटोग्राफ देख सकते हैं। एक फोटोग्राफ में एसिडिक फूड, फास्ट फूड, पैकेट फूड का दिया है, दूसरे में एक अच्छा खुराक का फोटो दिया गया है। जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं इसका निर्माण हुआ है एटम से। एटम यानी कि दुनिया का वो कण जो सबसे छोटा कण होता है, साइंस की भाषा में उसे एटम कहते हैं। एटम यानी वो हिस्सा जिसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, उसे एटम कहते हैं। तो कम से कम 2 एटम या उससे ज्यादा एटम यानी कि मिनिमम 2 एटम और मोर देन 2 एटम से मॉलिक्यूल बनता है। कई मॉलिक्यूल मिलकर एलिमेंट बनते हैं, कई एलिमेंट मिलकर कंपाउंड बनता है, कंपाउंड से सेल्स बनता है, सेल्स से टिश्यू बनता है और कई टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनते हैं और कई ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनती है और बॉडी बनती है। सिस्टम यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो डायबिटीज जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम की बीमारी है, क्योंकि पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जिसमें समस्या आने से ये बीमारी पैदा होती है। एक छोटा सा जो सेल से ऐसे करीब करीब 60 to 70 ट्रिलियन सेल से शरीर का निर्माण हुआ है। ये जो एक सेल्स है ये अपने आप में एक जिंदा यूनिट है, लिविंग यूनिट है। यानी कि इसकी अपनी इंडिविजुअल सिस्टम है। ये अपनी मैकेनिज्म हर सेल्स खुद चलाता है। इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया यानी पावर हाउस है, ये न्यूट्रिशन को यूज करता है। इसीलिए सेल्स हेल्दी तो हम हेल्दी, सेल्स बीमार तो हम बीमार। सेल्स में खराबी जहां आएगी वहां बीमारी। सेल्स बूढ़े तो आदमी वक्त के पहले बूढ़ा दिखता है। यही एक सिस्टम बनी हुई है। अब अगर शुगर सुबह का 100 के नीचे रह रहा है तो वो इंसान नॉर्मल है। 125 तक है तो प्री डायबिटीज है और
150 तक है, 150 क्रॉस किया तो डायबिटीज है। आप देख सकते हैं 100 से 125 के बीच नॉर्मल, 125 से 150 के बीच प्री डायबिटीज, और 150 क्रॉस करने पे मरीज को डायबिटीज माना जाता है। जिस शरीर की हम बात कर रहे हैं, इस शरीर को चाहिए फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, फाइबर्स और विटामिन चाहिए। 6 चीज चाहिए, जिसको बैलेंस डाइट कहा जाता है। फैट का काम क्या है? बॉडी को हीट देना। प्रोटीन का काम क्या है? प्रोटीन बिल्डर है, मसल्स को स्ट्रांग रखता है। और कार्बोहाइड्रेट फ्यूल है। जैसे कार के अंदर आप फ्यूल यानी कि डीजल, पेट्रोल या गैस भरते हो, तो ये हमारे शरीर का डीजल, पेट्रोल यानी गैस फ्यूल है। प्रोटीन बिल्डर है और फैट हीटिंग देता है। अब देखो, हमारे खाने के अंदर मेजर हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का होता है। अगर सुबह नाश्ते में देखो तो लोग चाय पीते हैं, पोहा खाते हैं, इडली खाते हैं, रोटी खाते हैं, उपमा खाते हैं, ये सब में कार्बोहाइड्रेट है। दोपहर को रोटी चावल मेजर हिस्सा है। फ्रूट खाया तो उसमें भी फ्रुक्टोज है यानी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे खुराक में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है, जबकि हमें कम लेनी चाहिए। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि हमारा शरीर सिस्टम से बना है। उसी तरह एंडोक्राइन सिस्टम का एक हिस्सा पेनक्रियाज ग्लैंड होता है। आप लेफ्ट साइड के फोटो में देख सकते हैं, येलो कलर का दिया है, देखो जहां मैं एरो दिखा रहा हूँ, ये पेनक्रियाज ग्लैंड है। इसका ये जो पोर्शन है इसको हेड कहते हैं, जहाँ एरो घूम रहा है, जहां से एंजाइम बनता है जो एंटासिड है। और ये टेल है जहां से इंसुलिन एंड ग्लूकागोन नाम का हार्मोन्स बनता है। अब ऐसा है कि इंसुलिन का काम क्या है? तो इंसुलिन एक चाबी है। इंसुलिन सेल्स की चाबी है। इंसुलिन का मेन रोल ये रहता है कि ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको सेल्स के अंदर पहुंचाना। अगर इंसुलिन पहुंचा सका तो सेल्स को ग्लूकोज मिलेगा, लेकिन इंसुलिन अगर सेल्स पे चाबी नहीं लगी ताले पे तो सेल्स के अंदर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा। ये एक सिस्टम है। और ग्लूकोज का काम क्या है? ग्लूकोज का काम है, हमारे सेल्स ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी प्रोडक्शन करता है। कैसे करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को बर्न करता है सेल्स के अंदर। इंसुलिन ग्लूकोज को बर्न करता है, ऑक्सीजन की हेल्प से, और एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी से हम वर्क करते हैं। हमें काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, चलने के लिए एनर्जी चाहिए, फास्ट चलने के लिए उससे ज्यादा चाहिए, दौड़ने के लिए उससे ज्यादा चाहिए। जितना फिजिकल वर्क हार्ड उतनी एनर्जी ज्यादा चाहिए। इसीलिए डायबिटीज के मरीज को चलने को कहा जाता है, ताकि ग्लूकोज जो सेल्स के अंदर, मसल्स के अंदर, वो यूटिलाइज हो जाए। अब ऐसा है कि सेल्स अगर एनर्जी बनाने में कामयाब सिर्फ तब होगा जब सेल्स को ग्लूकोज मिलना चाहिए। अब ये ग्लूकोज कहां से मिलेगा तो पहले समझिए। ब्लड के लेफ्ट साइड में देखिए, ब्लड के अंदर ग्लूकोज है, और राइट साइड में जो ग्रीन हिस्सा है वो सेल्स है। तो ये जो ब्लड में ग्लूकोज है वो सेल्स में जाना चाहिए, सेल्स में जाना चाहिए। अब ये सेल्स में पहुंचाने का रोल किसका रहता है? इंसुलिन का रहता है, जो पैनक्रियास के जरिए उत्पन्न होता है। पैनक्रियास इंसुलिन को रिलीज करता है ब्लड में, और वो ब्लड में घूमते रहता है, और ये इंसुलिन के जरिए सेल्स के अंदर ग्लूकोज जाता है। यानी कि इंसुलिन सेल्स की चाबी है, एक जरिया है। ये ताला खुलता है और ग्लूकोज को अंदर भेज देता है। इस तरह हमारे शरीर में जो ग्लूकोज है वो मेटाबॉलिज्म होता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि करीब करीब हमारे शरीर के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। बात को समझिए, थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान दीजिए कि 1 लीटर ब्लड में 1 ग्राम शुगर है, तो आपका शुगर काउंट आता है 100, यानी कि आपका शुगर रिपोर्ट आएगा नॉर्मल।
लेकिन ये बढ़ जाएगा तो शुगर रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आता है। अब बॉडी तो हरदम 1 लीटर में 1 ग्राम शुगर मेंटेन करता है, लेकिन जैसे ही आपने सुबह हैवी नाश्ता कर लिया, लोग नाश्ते को भी कभी कभी देखा है इतना खाते जैसे नाश्ता नहीं कर रहे, खाना खाने बैठे। जैसे ही खाना खा लिया तो ब्लड ग्लूकोज बढ़ जाता है। अब कितना खाया उसके ऊपर डिपेंड है, जितना ज्यादा खाया उतना ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा, और जितना ग्लूकोज ज्यादा बढ़ेगा उतना ही इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ब्रेन कहता है ब्लड के अंदर पर लीटर 1 ग्राम मेंटेन करना है, और उससे ज्यादा है तो क्या करो भाई, जहां जहां पॉसिबल है पूरे बॉडी में इसको फैला दो, चारों तरफ फैला दो, और सेल्स में चला जाता है। ये ब्लड अपना शुगर मेंटेन करता है इसी तरह, और इसीलिए हमारा रिपोर्ट नॉर्मल आता है। फिर लोग क्या करते हैं, सुबह 8 बजे नाश्ता किया, 11 बजे फिर कुछ खा लेंगे, फिर 1-2 बजे खा लेंगे, फिर शाम को खा लेंगे, फिर 6-7 बजे खा लेंगे, फिर रात को खा लेंगे। ऐसा हमने देखा है, कई लोग दिन भर 6 से 7 बार खाते हैं। जब 6 से 7 बार खाएंगे तो बार बार ग्लूकोज बढ़ेगा, बार बार इंसुलिन प्रोड्यूस होगा, तो इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को सेल्स की तरफ भेजेगा। जब सेल्स के अंदर फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम है, यानी कि आमदनी ज्यादा है, खर्चा कम है, तो उसको कहते हैं बचत। तो ग्लूकोज रूपी आमदनी ज्यादा है और उसका खर्चा कम है, तो ग्लूकोज बच गया, तो क्या होता है, ये फैट में कन्वर्ट होना शुरू होता है। इसका कुछ हिस्सा लिवर में ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है, कुछ हिस्सा आपकी फिजिकल एक्टिविटी के मुताबिक यूज हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद अगर ग्लूकोज ज्यादा है तो वो फैट में कन्वर्ट होता है और इंसान मोटा होना शुरू होता है। जो लोग बार बार खाते हैं और ग्लूकोज जमा होता है, सबसे पहले उसका पेट बाहर निकलता है। आदमी का आकार प्रकार देख के समझ सकते हो कि पहले पेट बाहर निकलेगा, और ये प्रोसेस सालों साल चली तो डायबिटीज आना निश्चित है। डायबिटीज आना निश्चित है। आप समझिए बात को। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को उठा के सेल्स में डालते रहता है और फैट बनते रहता है, पेट बाहर निकलता है, फिर धीरे धीरे चर्बी चारों तरफ फैलती है। तो इसीलिए हमें खाना किस लिए चाहिए, हमें खाना इसलिए चाहिए कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन, एनर्जी वगैरह चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम स्वाद को ध्यान में रखकर खाना ज्यादा ही खा लेते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई शादी में गया, आम की सीजन चल रही है, शादी में आम रस है, तो 5-7-8 कटोरी खा जाते। गुलाब जामुन है तो 10-12 खा जाते। लेकिन घर पे गुलाब जामुन लाया ही जाता है 10-12, सब लोग मिलके एक एक दो दो खाते। तो मुझे समझ में नहीं आता शादी में क्यों 10 खा लेते। तो मैंने एक जन को पूछा, भाई ऐसा क्यों होता है, तो बोले नहीं फ्री में मिलता है। मैंने कहा झूठ, फ्री में मिलता है इसलिए नहीं। इंसान का बेसिक कैरेक्टर डिस्ट्रक्टिव है, उसे अच्छा करना कम अच्छा लगता है, उसे बुरा करना ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह जल्दी उठना अच्छी बात है, लेकिन लेट उठने का आनंद ही अलग है। एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, लेकिन हम करते नहीं है, सलाह देते हैं। और इसीलिए हम चद्दर तान के सोए रहते हैं, और शरीर कुदरत ऐसे सिस्टम बनाती है, हम वही सारा काम करेंगे जिससे शरीर में खराबी आती है, और यही करने में हमें ज्यादा आनंद आता है। इसीलिए लोग एक्सरसाइज नहीं कर पाते, इसीलिए लोग ज्यादा खाते, इसीलिए लोग व्यवहार गलत करते, इसीलिए लोग बोलते गलत है। सारी सिस्टम गलत है। इंसान ने पहले सुधरना चाहिए। पहले तो एक्सरसाइज करो, खाने पे ध्यान दो, बार बार मत खाओ, क्वांटिटी में मत खाओ, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव कार्य करो, तो जीवन डेफिनेटली बढ़िया बनता है। इसीलिए न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का अपना रोल है। इसीलिए कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। मान लो एक आदमी बर्गर खा रहा है, पेप्सी ले रहा है, खूब नॉनवेज खा रहा है, खूब ये कर रहा है, तामसिक आहार ले रहा है, तो नेचुरली उसको गुस्सा आएगा, उसका व्यवहार ठीक नहीं, ये सब होगा। तो मैं कहूंगा वो खाना छोड़ तो नहीं सकता आदमी,
लेकिन अच्छे सप्लीमेंट लेने से उसकी एसिड न्यूट्रलाइज होकर उसका खाना सात्विक रूप में कन्वर्ट होता है। इसीलिए सप्लीमेंट आपके फूड को सात्विक भी बनाता है, आपके बॉडी को सात्विक बनाने में भी हेल्प करता है। हमारे बॉडी की सिस्टम ऐसी है कि यहाँ पे एक साइकिल देख सकते हो कि इंसुलिन पेनक्रियास के जरिए प्रोड्यूस हुआ और वो बॉडी में जाता है और शुगर पे काम करता है, और इसी तरह एक साइकिल चलती है। गए बार मैंने इसको समझाया था। तो इंसुलिन बॉडी सेल्स पे काम करके और हमारी सिस्टम को मेंटेन रखता है। लेकिन जब डायबिटीज हो जाएगा तो इसको मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। सिर से लेकर पैर तक बात करें तो सबसे पहले इसकी असर ब्रेन पे होती है। याददाश्त कम हो सकती है, आंखों की रोशनी कम होती है, सुनना कम हो सकता है, फेशियल नर्व्स पे इफेक्ट हो सकती है, दांतों पे असर होती है इसकी। इसके अलावा ब्रीदिंग संबंधित समस्या, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, जॉइंट प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या होती है। क्योंकि शुगर को, डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि शुगर ओनली एक ऐसा तत्व है हमारे शरीर के अंदर, और इंसुलिन ऐसी चीज है, ये दोनों मिलके हर सेल में कुछ ना कुछ करते हैं। और जिस एरिया में ये गड़बड़ हो जाएगी इंसुलिन और ग्लूकोज का, वहां पे सेल्स खराब होने शुरू होते और बीमारियां शुरू होती है। और इसीलिए डायबिटीज वाले को बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कंपेयर टू नॉर्मल इंसान। अब डायबिटीज के लक्षण क्या है कि यूरिन ज्यादा आना, बार बार यूरिन आना, प्यास लगना, बार बार भूख लगना, सडन वेट लॉस होता है। सडनली वेट लॉस होता है तो लोग बड़े खुश होते हैं कि अरे गए महीने में 5 किलो कम हो गया कुछ भी किए बिना, 2 महीने में 10 किलो कम हो गया, 2 महीने 15 किलो कम हो गया। अरे भाई, वो वेट लॉस नहीं है, आपके मसल डैमेज हुए हैं। वो एक्चुअली फैट लॉस नहीं है, वेट लॉस है, यानी कि मसल्स लॉस हुए। आपका शरीर कमजोर हो रहा है, ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और डायबिटीज की साइड इफेक्ट में धुंधला दिखाई देना, हेडेक, थकान, हीलिंग नहीं होना, बॉडी में इचिंग होना, ये बहुत सारी समस्या डायबिटीज में होती है। ब्लाइंडनेस आना, किडनी फेल्यूर, जख्म हील नहीं होना, पैर काटने तक की नौबत आती है। तो ये सिम्टम ध्यान से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर बार बार किसी को यूरिन जाना पड़े, बार बार प्यास लगे, आपको, आपकी एपेटाइट चेंज होती है, कभी लगता है भूख लगी, कभी लगता है भूख नहीं लगी, थोड़ी देर में फिर खाते हो, ब्लड विजन, थकान, नींद नहीं आना, सडनली वेट कम होना, हेडेक होना, इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन, स्लो हीलिंग, यूरिनरी इन्फेक्शन, ड्राई स्किन, इचिंग, नमनेस, टिंगलिंग यानी कि मूंगी आना, ये सारी समस्या अगर आपको दिख रही है तो शुगर टेस्टिंग करना जरूरी है। अगर ये शुगर को कंट्रोल नहीं रखा, ये बीमारी को अनजाने में बढ़ने दिया, तो इमरजेंसी सिचुएशन तक आ सकती है। अचानक भी कुछ भी हो सकता है, पैरालाइज हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, किडनी फेल हो सकती है, बहुत कुछ अचानक हो सकता है। ब्रेन स्ट्रोक से लेके हार्ट स्ट्रोक से लेके बहुत सारी समस्या होने की संभावना है। अब डायबिटीज वाले मरीज के लिए और जिसको डायबिटीज नहीं उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट जीवन में क्या है? डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन किस चीज की चाहिए? बाय डिसिप्लिन खाने में चाहिए, डिसिप्लिन एक्सरसाइज में चाहिए, बहुत सारे डिसिप्लिन ये भी चाहिए कि खाना जो हम खाते हैं वो सफिशिएंट नहीं होता है। आप जो खाना खाते हैं उसमें सारे विटामिन नहीं मिलते। जनरली कुक फूड के अंदर आपको विटामिन ए और विटामिन सी मिलना बड़ा मुश्किल है, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम मिलता है। कुक फूड के अंदर विटामिन ए और सी बहुत कम मिलता है, और वैसे भी कुक फूड में विटामिन कम मिलते हैं, वैसे भी फूड में विटामिन कम मिलते हैं। तो जैसे भारत के अंदर मैंने कहा कि 10 करोड़ लोग ऑलरेडी डायबिटीज के मरीज है और 13 करोड़ प्री डायबिटीज है, यानी कि पूरे दुनिया के अंदर हम बड़े रफ्तार से अचीवमेंट ले रहे, डायबिटीज के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं रफ्तार के साथ। आप ग्राफ देख सकते हैं कौन सी ईयर में क्या क्या ग्राफ था, बढ़ के कहाँ पहुंच रहा है। आप ग्राफ देखिए, 2023 का ग्राफ देखिए। ये पूरा ग्राफ के से आपको समझ में आएगा कि जैसे जैसे हमारी लाइफस्टाइल चेंज हुई, मॉडर्न लाइफस्टाइल हुई, जैसे जैसे
मोबाइल आया, फास्ट फूड आया, कोई जमाने में इतने तरीके के फूड नहीं मिलते थे जितने अभी मिलते हैं। 10 मिनट में आप ऑर्डर करो, आपके घर पे डिलीवरी हो जाती है बिरयानी। तो आप सोचो 10 मिनट में कहाँ से होगा? आप चावल धोगे कब, मसाला काटोगे कब, मसाला डालोगे कब, कितना जल्दी। दाल राइस ऑर्डर करो, 10 मिनट में डिलीवरी। ऐसा लगता है नीचे बना ही रहा, उसको पता चल रहा है कि आप आज दाल राइस ऑर्डर करने वाले, आपने ऑर्डर किया, बना रहा था आपके लिए आधे घंटे पहले और दे दिया। ऐसा नहीं है। तो ये सारे हो सके उतना ऑर्डर फूड कम करने की कोशिश करो, क्योंकि ये जैसे कि आप दाल राइस मंगाते हो तो फ्रोजन में उसके पैकेट रेडी रहते हैं। आई थिंक कि फ्रोजन से निकाला, माइक्रोवेव में गर्म किया, फ्रोजन से दाल का पैकेट निकाला, गर्म किया, पता नहीं 2 दिन 4 दिन या कितने दिन पहले वो दाल बनी होगी, भले आपको दाल राइस 10 मिनट में डिलीवरी मिली। तो काफी क्लाउड किचन चलते, क्लाउड मतलब पता नहीं कोई आसमान से आ जाता है अचानक। इसलिए कोई भी खाना जेन्युइन होटल से आपकी जानकारी हो वहीं से मंगाने की कोशिश करिए, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, डायबिटीज चेकिंग के लिए एक चेकिंग को रिकमेंड किया जाता है, उसको HbA1c कहते हैं। सुबह खाली पेट चेक करना है भाई। अगर ये 5.6 के नीचे आया, 5.5 या 5.6 के नीचे आता है रिपोर्ट, जैसे 3.5, 2.5, 4.5, 5.6 या 5.5 के नीचे आता है तो आप नॉर्मल हो। ये 5.7 और 6.4 के बीच आता है तो प्री डायबिटीज है, और 6.7 को क्रॉस कर जाता है तो आप डायबिटीज के मरीज बन चुके हो, समझो। ये चेकिंग आप भी करा सकते हो। ये चेकिंग के लिए शुगर होना जरूरी नहीं, क्योंकि कभी कराओगे तब तो पता चलेगा ना शुगर है। इसलिए हर किसी ने एक उम्र के बाद ऐसी चेकिंग करवानी चाहिए। इसके अलावा जो चेकिंग होती है जिसको ब्लड ग्लूकोज टेस्ट कहते हैं, इसमें आप देखो एक लिखा है फास्टिंग। फास्टिंग के नीचे पढ़ो, देखो नॉर्मल रेंज क्या दी है। नॉर्मल रेंज दी है 80 से 100 के बीच है सुबह, तो आपका ठीक है। इसके अलावा 101 से 125 है तो आप प्री डायबिटीज है, और उसको क्रॉस कर दिया तो डायबिटीज। आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के तुरंत बाद, खाना खाते ही चेक किया एक 10-15 मिनट बाद, इसका मतलब खाना खाने के तुरंत थोड़ी देर बाद शुगर आपका हाई होता है ब्लड में, इंसुलिन आएगा। जितना शुगर हाई होगा इंसुलिन आएगा। तो 170 से 200 है तो नॉर्मल, 190 से 230 है तो प्री डायबिटीज, और 230 से 300 है खाना खाने के तुरंत बाद, तो हम कहेंगे डायबिटीज का मरीज है। अब खाना खाने के 2 घंटे बाद, 2 घंटे बाद क्यों कहते हैं? एक्चुअली हमारे स्टमक, खाना जो आप खाते हैं वो फूड पाइप के जरिए स्टमक में जाता है। वह ग्राइंडिंग, मिक्सिंग, चर्निंग होकर खाने की प्रोसेस चलती है। सारी प्रोसेस होती है 2.25 घंटे की। एग्जैक्टली 2 घंटा नहीं, मैं तो कहूँगा 2.25-2.5 घंटे के बाद चेकिंग करानी चाहिए। और वो चेकिंग खाना खाने के 2.25 घंटे बाद अगर वो 120 से 140 आता है तो आपको शुगर नहीं है। वो 140 से 160 आता है तो आप प्री डायबिटीज है, यानी कि फ्यूचर में बहुत जल्दी थोड़े से समय में डायबिटीज होने वाला है। और ये 200 को क्रॉस कर जाता है तो आप डायबिटीज के मरीज हो। ये दूसरा टेस्टिंग। लेकिन एक डायबिटीज का तीसरा टेस्टिंग भी है। ये तीनों टेस्टिंग को समझ लीजिए, क्योंकि ये समझे बिना आप शुगर को जिंदगी में कभी नहीं समझ पाएंगे। तीसरे चेकिंग जो है उसका रेंज 2.6 से 6 के बीच आना चाहिए। ये चेकिंग का रेंज क्या है? 2.6 से 6 के बीच आना चाहिए। अगर 6 को क्रॉस कर गया तो डायबिटीज है। अब इस चेकिंग का नाम क्या है? मैंने स्क्रीन पे जानबूझकर नहीं लिखा है। चलिए मैं बोलता हूं, आप सुन लीजिए, लिख लीजिए। इसको कहते हैं सीरम इंसुलिन टेस्ट। सुबह खाली पेट करना है। सीरम इंसुलिन टेस्ट कैसे लिखोगे? SR स्पेस करके इंसुलिन लिखो। ये चेकिंग भी कराना जरूरी है। अक्सर मैंने देखा है लोग HbA1c कराते हैं, लोग ब्लड ग्लूकोज चेकिंग कराते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कराता है। लेकिन ये कराना जरूरी है। अब तीनों टेस्टिंग के मीनिंग क्या है एक्चुअल डायबिटीज को डिसाइड करने में? ये 3 पैरामीटर का बड़ा रोल है।
अगर ये टेस्टिंग किसी की नॉर्मल आई, अब ध्यान दीजिए मेरी बात पे, हो सकता है कि बहुत सारे डायबिटीज के मरीज का सीरम इंसुलिन 2.6 और 6 के बीच आएगा, लेकिन ब्लड ब्लड ग्लूकोज हाई है, HbA1c हाई है, तो वो डायबिटीज का मरीज नहीं है। आप समझिए, वो शुगर का मरीज नहीं है। वो समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं? अगर किसी का सीरम इंसुलिन रिपोर्ट नॉर्मल आया, तो हो सकता है उसका HbA1c ज्यादा हो सकता है उसका ग्लूकोज भी ज्यादा हो। और सेकेंड ऑप्शन कि सीरम इंसुलिन भी नॉर्मल है, ग्लूकोज भी नॉर्मल है, ऐसा भी आता है। तो ये चेकिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डायबिटीज में है। मैं कहूंगा नॉर्मल इंसान भी इसको चेक करे तो समझ में आएगा कि आप भविष्य में डायबिटीज के शिकार होने वाले हैं। तो डायबिटीज में ये चेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसी तीनों चेकिंग के आधार पे हम डायबिटीज को समझेंगे। तो एक डायबिटीज का प्रकार है, उसको टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। ये टाइप 1 डायबिटीज के अंदर पैनक्रियास ग्लैंड इंसुलिन बनाती ही नहीं है। ये शुगर जो है, ये टाइप 1 डायबिटीज जिसमें इंसुलिन बनता नहीं है, ये जनरली बच्चों में पाया जाता है। ये जनरली बच्चों में पैदाइश नहीं रहता है। जब बच्चा पैदा हो जाता है, बाद में उसके अंदर उसकी एक इम्यून सिस्टम होती है। हर इंसान के बॉडी में, हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम है। ये इम्यून सिस्टम का काम क्या है? वायरस बैक्टीरिया को पहचान के उसको किल करना, उसको पहचान के किल करना। लेकिन जब ये इम्यून सिस्टम के अंदर मिसमैनेजमेंट क्रिएट होता है, कंफ्यूजन पैदा होता है, तो वो अपने ही बॉडी के सेल्स को जो है वो दूसरा समझकर मारना शुरू करते कि बॉडी का हिस्सा नहीं है। तो हमारी इम्यून सिस्टम जब हाइपर हो गई, उसके अंदर मिसमैनेजमेंट हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो बॉडी के यूजफुल सेल्स पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को मार देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसी तरह बच्चों के अंदर बचपन में ये प्रोसेस ऑटो इम्यूनिटी कहते हैं इसको, जिसकी वजह से डायबिटीज पैदा हुआ। लेकिन ये ऑटो इम्यूनिटी, यही ऑटो इम्यूनिटी बड़े इंसान के अंदर होती है। तो बड़े इंसान में पेनक्रियास के सेल्स भले डैमेज ना करे, कभी कभी ये घुटने के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, लंग सेल्स को डिजेनरेट कर देता है, वो भी ऑटो इम्यूनिटी है। और बड़ों के अंदर भी ये पेनक्रियास के बीटा सेल्स को डैमेज करके टाइप 1 में उसको कन्वर्ट कर सकता है। तो जो बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर अगर टाइप 1 डायबिटीज है, यानी इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, कैसे पता चलेगा? जो मैंने तीसरी टेस्ट कही थी, सीरम इंसुलिन, वो चेकिंग करनी है। उस चेकिंग में पता चलेगा इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? उस मरीज को आप टाइप 1 में रखेंगे। लेकिन ब्लड शुगर टेस्ट पे नहीं जाएंगे हम। इसका पैरामीटर, ऐसे केस में सीरम इंसुलिन भी उसका नहीं बन रहा है और उसका HbA1c भी ज्यादा है और उसका ग्लूकोज लेवल भी ज्यादा, ऐसा पाया जाएगा। ऐसे मरीज को कोई उपाय नहीं है इंसुलिन के इंजेक्शन के अलावा, उसे इंसुलिन ही लेना पड़ेगा। जैसे वो इंसुलिन लेगा, जैसे वो इंसुलिन लेगा, तो क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज तो था, इंसुलिन नहीं आ रहा था, इंसुलिन आ गया। इंसुलिन आ गया तो आर्टिफिशियल है, वो सेल्स को चाबी लग जाएगी, सेल्स का दरवाजा खुलेगा, सेल्स में ग्लूकोज जाएगा और इंसान का शरीर ग्लूकोज को यूज करेगा और इस तरह उसका ग्लूकोज कंट्रोल में आता है। नो डाउट ऐसे मरीज को भी एक्स्ट्रा शुगर नहीं खानी है। जितने भी डायबिटीज के मरीज है उसको प्रोटीन बेस्ड खाना ज्यादा खाना चाहिए। नंबर 1, प्रोटीन बेस्ड यानी कि रोटी, चावल, शक्कर कम खाए। प्रोटीन बेस्ड मतलब मूंग, चने, स्प्राउटेड, सलाद, ये सब ज्यादा खाना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डायबिटीज का मरीज है तो उसको खाने की क्वांटिटी ज्यादा नहीं खानी चाहिए, ओवर ईटिंग नहीं करना है। और लोगों के अंदर एक गलत फहमी है कि डायबिटीज के मरीज को हर 2 घंटे में खाना चाहिए। नहीं भाई, हर 2 घंटे में नहीं खाना है, क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रहा है। जैसे ही खाओगे बॉडी के अंदर चेंज आएगा, इंसुलिन की डिमांड क्रिएट होती है, तो इंसुलिन के इंजेक्शन ज्यादा लेने पड़ेंगे। किसी भी इंसान ने अपने जीवन में 4 बार ही खाना चाहिए और कम क्वांटिटी में खाना चाहिए, भले वो डायबिटीज का मरीज हो और या तो वो नॉर्मल इंसान हो। ज्यादा खाना अच्छा नहीं है, ज्यादा क्वांटिटी नहीं खाना है, 4 बार खाइए।
बीच में कोई एक्सेप्शनल केस है तो कुछ भी छोट जरा सा एक मुट्ठी चना भी खा सकते हैं। चना एक्चुअली प्रोटीन है। आप चने का डब्बा लेकर घूमिए हमेशा, बहुत बढ़िया रहेगा। तो टाइप 1 मैंने आपको समझाया। और बच्चों में पाया जाता है जनरली 5% डायबिटीज के जितने मरीज है उसमें से 5% मरीज टाइप 1 के पाए गए हैं, ज्यादा नहीं होते हैं ये इसके। और इंसुलिन दिन में 2-3 बार लेना पड़ेगा, क्योंकि दिन में ज्यादा बार नहीं खाना है इंसुलिन, नहीं तो ज्यादा लेना पड़ेगा। तो आप समझ गए। अब होता क्या है समझिए बात में, कि आपने खाना खाया, लेफ्ट साइड में देखिए ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा, राइट साइड में बॉडी के सेल्स है, ग्लूकोज का इंडिकेटर बता, देखो क्रॉस हो गया। अब ये बीच में जो चौकड़ी मारी है वो इंसुलिन है, आ ही नहीं रहा है। जब ये आ ही नहीं रहा है, जब ये आ ही नहीं रहा है, कैसे बताऊं मेरे को? हाँ, जब ये आ नहीं रहा है, ये आ नहीं रहा है जो बीच में इंसुलिन, तो ब्लड का ग्लूकोज जो है वो जाएगा नहीं, सेल्स के अंदर नहीं जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? इंसुलिन के इंजेक्शन ही लेने पड़ेंगे। इसमें दुनिया के कोई भी दवाई काम नहीं आती टाइप 1 के अंदर। अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 डायबिटीज दो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। थोड़ी सी बात को ध्यान से समझिए, थोड़ी सी हटके लेटेस्ट बातें बताने वाला हूं मैं, थोड़ी सी हटकर और लेटेस्ट बातें बताने वाला हूं मैं यहाँ पर आपको। व्हाट इज टाइप 2 डायबिटीज? ये टाइप 2 डायबिटीज में पेनक्रियास जो है, दो तरीके से पेनक्रियास की अवस्था होती है। एक वो अवस्था है टाइप 2 में कि इंसुलिन ज्यादा बन रहा है। ज्यादा कैसे बनेगा? सुबह में खाना खाया हैवी, नाश्ता हैवी किया, ग्लूकोज आया हैवी क्वांटिटी में, तो पेनक्रियास ने इंसुलिन बनाया हैवी। दोपहर फिर तुरंत खाया, फिर खाया, बार बार खाना खा रहा है, क्वांटिटी में खा रहा है, खाने की लालच ज्यादा है, तो बार बार इंसुलिन बन रहा है और फैट बढ़े जा रहा है। लेकिन शुगर कब दिखता है ऐसे केस में? यही कहानी समझनी है, इस केस को समझते हैं हम। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। खाना खाया क्वांटिटी में, ग्लूकोज का स्टॉक आया भारी मात्रा में, फिर खाया भारी मात्रा में, फिर खाया भारी मात्रा में, फिर खाया भारी मात्रा में। यानी कि जब जब खाओगे है भारी मात्रा में, तब तब इंसुलिन बनेगा। ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन आएगा, ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन आएगा। अब होता क्या है, इंसुलिन देखो बीच में जो ये इंसुलिन है, ये जो बीच में दिख रहा है ना, ये इंसुलिन है। ये इंसुलिन क्या करता है? ऐसे ग्लूकोज को उठाता है, सेल्स में डालता है, ग्लूकोज को उठाता है, सेल्स में डालता है। फिर आप देखिए राइट साइड में कि ग्लूकोज 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 ग्लूकोज, यानी कि सेल्स पूरा स्टॉक से भर चुका है, सेल्स के अंदर ग्लूकोज भर चुका है। अब सेल्स बोलता है भाई मेरे पास ग्लूकोज रखने की जगह नहीं है, मुझे अब नहीं चाहिए। तो वो क्या करता है, यहाँ देखिए एक दरवाजा क्रिएट करता है, एक डोर बनाता है, एक वॉल बना देता है। देखो मेरा एरो देखो मूवमेंट कर रहा है, ये वॉल बनाता है और बोलता है नहीं चाहिए। अच्छा, इंसुलिन क्या बोलता है? नहीं कैसे चाहिए, तुम कैसे नहीं लोगे, हम तो तुमको देंगे। तो इंसुलिन का हैवी स्टॉक मिलके स्टॉक को जबरदस्ती सेल्स में फिर डाल देता है, फिर सेल्स में जबरदस्ती डाल देता है दरवाजा तोड़कर। सेल्स बोलता है नहीं चाहिए। फिर सेल्स को आता है गुस्सा, वो एक लोहे का दरवाजा बना देता है। जब लोहे का दरवाजा बना दिया सेल्स ने, तो अब ग्लूकोज जो है ब्लड में है, उस ग्लूकोज को इंसुलिन सेल्स पेमेंट में कर डाल रहा नहीं हूँ। पा रहा। अब इसका मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है। अब मरीज जाएगा चेक कराने ब्लड ग्लूकोज, तो क्या आएगा? पायल ग्लूकोज लेवल हाई है, आप डायबिटीज के मरीज हो। अब जाएगा मरीज HbA1c चेक कराने। व्हाट इज HbA1c? कि आपके ब्लड सेल्स के ऊपर किस तरह ग्लूकोज चिपका है, उसको HbA1c कहते हैं। तो HbA1c भी हाई आएगा और डिक्लेयर कर दिया जाएगा आप डायबिटीज के मरीज हो। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है, यहीं पे बिग क्वेश्चन है कि ऐसा आदमी अगर वो सीरम इंसुलिन चेक करे तो सीरम इंसुलिन उसका आएगा नॉर्मल। और सीरम इंसुलिन नॉर्मल है, इसका मतलब है कि ये एक्चुअल डायबिटीज का मरीज नहीं है। ऐसा मरीज के अंदर जिसने HbA1c किया ज्यादा आया, जिसने ग्लूकोज किया ज्यादा आया, लेकिन उसका इंसुलिन रिपोर्ट, इंसुलिन भी हो सकता है ज्यादा आएगा। इसका मतलब ये एक्चुअल मरीज डायबिटीज का नहीं है। ऐसे केस में उसको
खाना प्रोटीन बेच दीजिए, क्वांटिटी कम खाए, दिन में 4 बार खाए, प्लस कुछ प्रोडक्ट जो मैं रिकमेंड करूंगा, आपको आगे बताऊंगा, वो लेने से मैं यहाँ तक कहूंगा कि पेशेंट अगर ईमानदार है, सिस्टम एंड डिसिप्लिन को फॉलो करता है, तो ऐसे मरीज की दवाइयां भी छूटने की संभावना बन सकती है। डिसिप्लिन, डेडिकेशन और विल पावर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये केस समझ में आया आपको? चलिए मैं थोड़ा सा इसको और क्लियर कर देता हूँ। डायबिटीज के तो टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया, यानी कि इंसुलिन अब ग्लूकोज को सेल्स में डाल नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी चीज आती है, आपको बता दूं, जो इंसुलिन रेसिस्टेंट बन चुका है, यानी इंसुलिन भी ज्यादा है, HbA1c भी ज्यादा है, ग्लूकोज भी ज्यादा है, ऐसे मरीज को ब्रेन की बीमारी की समस्या का खतरा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, ये बात यहाँ समझनी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे ब्रेन में ग्लूकोज जाने के लिए कोई बैरियर नहीं है इंसुलिन का। तो जब बॉडी में नहीं जाएगा तो ब्रेन की ओर ज्यादा जाएगा, और ब्रेन में जब ग्लूकोज बढ़ना शुरू होगा तो ब्रेन सेल्स में चेंज आना शुरू होगा। इसलिए ऐसे मरीज को याददाश्त का कम होना, कंफ्यूजन होना, पार्किंसन होने के चांस, ब्रेन संबंधित बीमारी के चांस, पैरालाइज के चांस, ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक स्टडी का विषय है कि मरीज को कैसे एनालाइज किया जाए। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस का एक एग्जांपल समझते हैं कि भाई एक लड़का लड़की कॉलेज में पढ़ रहा है, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया, लेकिन लड़की को लड़के से प्यार नहीं है। इसको कहेंगे इंसुलिन रेसिस्टेंस। इंसुलिन रेसिस्टेंस, ये लड़की सेल से मना कर रही है, मेरे पास मत आओ। लड़की क्या है, सेल से, वो कहती नहीं भाई, मेरे को प्यार ब्यार की मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने जीवन में ऐसे ही खुश हूँ, मुझे करियर बनाना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं अच्छी पोजीशन पे जाके एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। अभी तो भाई तुम भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे, तुम्हारा क्या भरोसा, तुम जीवन में क्या बनोगे, कमा पाओगे नहीं कमा पाओगे, सक्सेस होगे नहीं सक्सेस होगे, मैं अभी क्यों डिसाइड करूं, इसलिए अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ। ये सिचुएशन है, इसको कहते हैं वन साइडेड लव। ये मैंने एक एग्जांपल बताया इंसुलिन रेसिस्टेंस का। चलिए अब वापस लौटते हैं, एक बार फिर से एक बार लौटते हैं। अब ऐसा है कि डायबिटीज का हमने टाइप 1 देखा जिसमें इंसुलिन नहीं बनता है, टाइप 2 देखा जिसके अंदर इंसुलिन भी बन रहा है, ग्लूकोज भी आई है, HbA1c भी आई है, लेकिन एक तीसरी अवस्था है। इस तीसरी अवस्था में क्या होता है कि पेनक्रियास के बीटा सेल्स कुछ हिस्से उसके मर चुके हैं। तो जैसे आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ गया, इंसुलिन भी आया, लेकिन इंसुलिन उतना नहीं आया जितना चाहिए। तो इंसुलिन काफी लो पाया जाएगा ऐसे केस में, इंसुलिन चेकिंग में HbA1c ज्यादा मिलेगा, HbA1c ज्यादा मिलेगा, ग्लूकोज ज्यादा मिलेगा, लेकिन इंसुलिन क्वांटिटी वेरी लो मिलेगी, यानी कि इंसुलिन कम पड़ रहा है। तो ऐसे केस में अगर शुगर अगर 300 के अंदर है तो उसका गोली खाने से काम चलता है, 300 से ज्यादा है इसका मतलब इंसुलिन बहुत कम बन रहा है, उसे भी डॉक्टर लोग इंसुलिन देते हैं। अब एक और चीज है, प्रेगनेंसी के दौरान भी हार्मोनल चेंज की वजह से टाइम बिंग ग्लूकोज बढ़ जाता है, ग्लूकोज बढ़ जाता है। ऐसी अवस्था में उस प्रेग्नेंट महिला ने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करके प्रोटीन बेस्ड डाइट बढ़ाना चाहिए, उसे मीठा और खट्टा कम खाना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट अलग है तो इस पे हम ज्यादा नहीं घुसेंगे। तो चलिए, मैंने टाइप 1 के बारे में क्या बताया कि टाइप 1 के अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो बाहर से इंसुलिन लेना पड़ता है, और इंसुलिन का डोज बार बार डिसाइड नहीं हो पाता है कितना यूनिट लेना है। तो इससे होता क्या है कि मसल्स जो है ग्लूकोज नहीं यूटिलाइज करने की वजह से मसल सेल जो है मरने लगते हैं, मसल्स वीक होना शुरू होता है, पूरा शरीर जो है उस पर उसका प्रभाव गिरता है टाइप 1 के अंदर। अब टाइप 2 की बात करें कि टाइप 2 जैसे मैंने कहा कि एक के अंदर तो इंसुलिन बनाया जा रहा है और ग्लूकोज भी आई है और HbA1c भी आई है। दूसरा केस हमने क्या देखा, दूसरा केस ये देखा कि पेनक्रियाज इंसुलिन कम बना रहा है, HbA1c ज्यादा है, ग्लूकोज भी ज्यादा है, ये हमने देखा। तो अब हम देखेंगे इसके अंदर
कि अगर इंसुलिन भी ज्यादा बन रहा है, HbA1c भी ज्यादा है, ग्लूकोज भी ज्यादा है, तो पेट बढ़ना शुरू होता है, वेट बढ़ना शुरू होता है। तो हम देखेंगे सबसे बेस्ट रिजल्ट कहाँ आएगा कि भाई सीरम इंसुलिन भी नॉर्मल है, HbA1c ज्यादा है, ग्लूकोज ज्यादा है, तो एक्चुअली ये डायबिटीज के मरीज नहीं, ये लाइफस्टाइल से चेंज होगा। तो ज्यादातर मरीज जितने भी डायबिटीज के उसी कैटेगरी में बैठते हैं। तो आप डायबिटीज के मरीज को कहिए कि खाने की क्वांटिटी कम खाए, प्रोटीन बेस्ड खाना बढ़ाए, आप अपनी दवाई रेगुलर लेते रहे और सीरम इंसुलिन चेक करें, HbA1c चेक करें, ग्लूकोज टाइम टू टाइम चेक करें। और माय वेदिस की एक डायबिटीज की किट है, डायबिटिक केयर करके पूरी किट मिलती है। ये किट के अंदर दो चीज होती है, एक तो एक बॉटल होती है लिक्विड की। ये लिक्विड दवाई जो है, लिक्विड जो प्रोडक्ट है आयुर्वेदिक हर्ब लिक्विड, ये 2 महीना चलता है। और इसके अंदर इस पैकेज के अंदर 2 बॉटल आती है, एक बॉटल 1 महीना चलती है, दूसरी बॉटल दूसरा महीना चलती है, तो 2 महीने के लिए 2 बॉटल, और लिक्विड 2 महीने के लिए 1 बॉटल। अब इसका सेवन कैसे किया जाता है, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले इसको समझने के पहले हम देखेंगे कि जो शुगर के मरीज है वो डायबिटीज किट को कैसे फॉलो करना। तो पहले समझिए, उसको अल्कोकेल लेना जरूरी है, क्योंकि शुगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने से एसिड बढ़ता है, प्लस डायबिटीज के मरीज जो है उसके बॉडी के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स विटामिन की कमी हो जाती है, क्योंकि फूड मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह नहीं होता है। तो इस अल्कोकेर के अंदर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के सारे विटामिन मिलने शुरू होते हैं। इसके अंदर कई प्रकार के मिनरल्स भी है। तो जो शुगर का मरीज है उसने सुबह खाली पेट एक अल्कोकेर लेना है। उसके बाद उसको ये जीवन जो प्राश है, जीवन प्राश है जो है, ये प्राश क्या है? इस प्राश के अंदर 43 जड़ी बूटी के माइक्रो क्लस्टरिंग मॉलिक्यूल है। 43 जड़ी बूटी एक शरीर को हेल्दी रहने के लिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक शास्त्र चाहिए। लेकिन देखा ये गया है कि डॉक्टर लोग हार्ट के मरीज को अर्जुन रिकमेंड करते, किडनी वाले को गोखरू, ब्रेन वाले को ब्राह्मी, इस तरह रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद शास्त्र एक अच्छे आदमी को 43 जड़ी बूटी चाहिए, और वो रॉ फॉर्म में आप खाएंगे तो दिन भर उल्टी जैसा होगा। एक एग्जाम्पल से समझिए कि एक आदमी जब एक एप्पल खाता है तो एप्पल पचता है पचता है पचता है, और बॉडी उसको पचा लेके उसमें से मॉलिक्यूल निकाल लेती है जो बॉडी के लिए उपयोगी है। तो जिस तरह बॉडी एप्पल से मॉलिक्यूल निकालती है, इसी तरह लेबोरेटरी के अंदर माइक्रो क्लस्टरिंग मेथड से 43 जड़ी बूटी के मॉलिक्यूल निकाले गए हैं, और निकाल के उसको एक प्राश के रूप में बनाया, एक चार्टन के रूप में बनाया है। और ये हमें मिलते हैं 43, इसमें से 5-6 ऐसे जो ब्रेन पे काम करते हैं, 5-6 ऐसे जो किडनी पे है, 5-6 ऐसे जो हार्ट पे है, लीवर पे, स्किन पे, बोन पे काम करते हैं। तो डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहते हैं। शरीर में कहीं भी कोई भी ऑर्गन पे प्रभाव डाल सकता है। तो ये 43 माइक्रो क्लस्टरिंग मॉलिक्यूल पूरे शरीर पे काम करते हैं। तो डायबिटीज के केस में ये प्रोडक्ट इस तरह काम करेगा, हेल्प करेगा कि बॉडी के कहीं भी सेल्स को खराब होने से रोकेगा, खराब है तो रिपेयर करने में मदद करेगा। तो सुबह खाली पेट एक अल्कोकेर, उसके बाद 5 ग्राम लाइपोप्रास चूसना है, जेंट्स को, लेडीज को 2.5 ग्राम। और लाइपोप्रास लेने के बाद उसने 20 ml ये लिक्विड लेना है, डाइबाकैल लिक्विड 20 ml पानी में मिला के लेना है। तो पहले अल्कोकेर, फिर लाइपोप्रास, फिर ये लेना है। उसके बाद 15-20 मिनट तक, आधे घंटे तक कुछ खाना पीना नहीं है। उसके बाद दोपहर को डायबिटीज के मरीज ने इसके साथ जो गोली दी गई है, खाना खाने के आधे घंटे पहले एक गोली लेनी है दोपहर को, और रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले एक गोली लेनी है। रात को सोते वक्त अल्कोकेर, उसके बाद लाइपोप्रास लेना है, जेंट्स को 5 ग्राम, लेडीज को 2.5 ग्राम। इस तरह डायबिटीज के मरीज को यह हेल्प करेगा। तो हमने डायबिटीज के प्रकार देखे। अब ये प्रोडक्ट कैसे लेना ये मैंने आपको बताया। इसके अंदर देखिए अलग अलग बीमारियों पे ये काम करता है, ये अलग अलग बीमारियों पे काम करता है, कई बीमारी पे मल्टीपर्पज यूज भी है, और इसका डोज मैंने बताया। तो टाइप 2 डायबिटीज हमने देखा, एक इंसुलिन रेसिस्टेंस है और एक में इंसुलिन कम बनता है।
और एक ऐसा है टाइप 2 भी, एक उम्र के बाद ऑटोइम्यूनिटी से पैनक्रियास के सेल डैमेज हो गए, इंसुलिन बनता ही नहीं है, तो टाइप 1 में आ जाता है। इंसान ओवरवेट है तो भी ओवरवेट की वजह से भी शुगर होने के चांसेस है, क्योंकि ओवरवेट हो इसीलिए रहा है कि ग्लूकोज फैट में कन्वर्ट हो रहा है। फैट में, जब फैट में कन्वर्ट होना रुक जाएगा तो डेफिनेटली वो डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए डायबिटीज के मरीज ने अपनी केयर करने के लिए खाने पे ध्यान दे, एक्सरसाइज करे, टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करे, डॉक्टर को कंसल्ट करे, अपने प्रोडक्ट ले और डायबिटीज पे स्टडी करते रहे। अब डायबिटीज को इंसान प्रिवेंट कर सकता है, उससे बच भी सकता है, तो डेली उसको चलना चाहिए। अगर 30 मिनट दिन में 3 बार भी चल सकता है, 20 मिनट दिन में 3 बार चल सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस जाना है तो ऑटो के बदली में जा सकता है, चल के जा सकता है, हेल्थ की बेनिफिट भी होगी। तो वॉकिंग करना या डिफरेंट टाइप की बॉडी मूवमेंट की एक्सरसाइज भी बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि मसल्स मूवमेंट से मसल में ग्लूकोज यूटिलाइज होगा, तो रेसिस्टेंस जो है उसमें हेल्प मिलती है, तो ताकि वो दरवाजा खुलेगा, ग्लूकोज को अलाउ किया जाएगा। अच्छा, डाइट के अंदर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट कम लिया जाए, फाइबर एंड प्रोटीन को बढ़ाया जाए। बराबर, खाना धीरे धीरे खाए, खाने की क्वांटिटी कम ले, ज्यादा क्वांटिटी में ठूस ठूस के न खाया जाए। इसके अलावा जैसे कि आर्टिफिशियल कार्बोनेटेड ड्रिंक जो बहुत सारे मार्केट में उपलब्ध है, वो भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। कलर वाले ड्रिंक भी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, शरबत वगैरह अच्छे नहीं होते। तो अच्छी अच्छी हैबिट को डालिए। बराबर, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग, ये सब आपको बहुत हेल्प करेगी। वजन कम करने की कोशिश करिए। और स्क्रीन टाइम, दिन भर स्क्रीन पे लगे रहेंगे तो डेफिनेटली आप बैठे ज्यादा रहते हो, इसीलिए क्या करो, चलते चलते भी स्क्रीन देखना अच्छी बात है, मूवमेंट में बॉडी रहनी चाहिए। और रेगुलरली डायबिटीज को चेक करते रहिए। तो ये थोड़ी सी बात मैंने डायबिटीज पे आपको बताई है। आप कोई सवाल पूछना चाहे तो मुझे आप सवाल पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से डायबिटीज का प्रेजेंटेशन शॉर्ट में कंप्लीट हुआ। एक्चुअली ये डायबिटीज की ट्रेनिंग 4-5 घंटे की ट्रेनिंग होती है, जिसमें और भी बहुत सारी चीज जो है मैं आपको सिखा सकता हूँ डिटेल में, और बॉडी मैकेनिज्म पे कि डायबिटीज को आप डायबिटीज न समझो। एक आदमी ब्लड प्रेशर का है तो भी डायबिटीज का ही मरीज है, क्योंकि जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा तो इंसुलिन क्या करता है, आर्टरी के वॉल पे डाल देता है, ठूस ठूस के भर देता है, तो आर्टरी की इलास्टिसिटी कम होती है। इलास्टिसिटी कम होने की वजह से डायबिटीज, मतलब शुगर की वजह से इलास्टिसिटी कम हुई और हाई बीपी हो गया। भले आपका HbA1c नॉर्मल आ रहा है, शुगर नॉर्मल आ रहा है, सीरम इंसुलिन नॉर्मल आ रहा है, लेकिन हुआ है रेस्पॉन्सिबल तो भाई शुगर ही है। तो अगर जिस तरह डायबिटीज को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहेंगे, तो हम शुगर को मदर ऑफ ऑल डिसीज कहेंगे। शुगर कोई भी बीमारी पैदा कर सकता है, हो सके तो बिना शुगर वाली चीजें लेनी शुरू करो। देखो, चाय दिन में कई बार पीते, तो चाय में शुगर छोड़ दोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मिठाई रोज नहीं खाता, मिठाई रोज नहीं खाता कोई, तो ध्यान दीजिए बातों पर। थैंक यू। विशाल भाई। यस सर, बहुत यस। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन हमें कोई नहीं दे रहा, और आपने जिस तरह से हमको समझाया है तो सबको पता थैंक चल जाएगा कि डायबिटीज के अंदर हमें क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका धन्यवाद। यू। हम्म, तो आज की मीटिंग हम यहीं पे समापन करते हैं, और हाँ, नेक्स्ट क्योंकि टाइम टाइम नेक्स्ट काफी हो चुका है। काफी हो चुका है, और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक पे हम मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच सर।